में है जब से कि ऐसा लग नहीं रहा है कि मंजू जी हमसे दूर हुई है, क्योंकि मंजू जी ने कई कलाकारों को मौका दिया है, उनके जीवन को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मंजू जी का आज बड़े बड़े नाम जैसे स्वानंद किरकिरे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कई नाम ऐसे हैं जो मंजू जी दिल्ली से उनको यहाँ पर लेकर आई और काम दिया, और उनके कई प्रोग्राम इतने लोकप्रिय हैं कि आज भी लोगों की जुबान पर हैं, दिलो दिमाग में हैं। हम विश्व हिंदी अकादमी और स्टूडियो राजेश शर्मा जी, हम ये मिलकर कार्यक्रम करते हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक। हम कई महान व्यक्तित्वों के जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर हमेशा कार्यक्रम करते हैं। हम चाहे उनके साथ नहीं रहें, लेकिन हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके विचारों से और उनकी बनाई हुई फिल्म, टेलीविजन, सबसे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, प्रकाश मिलता है और एक नई ऊर्जा मिलती है कुछ करने के लिए। ऐसी ही मंजू सिंह जी थी जो प्रेरणादायी थी, जिन्होंने उस समय राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। ऐसे कई प्रोग्राम बनाए जो क्षेत्रीय भाषाओं की साहित्यिक लघु कथाओं पर आधारित थे, एक कहानी और एक कहानी, फिर आप स्वराज देशभक्ति पर आधारित था, चौकीदार, कई शोज हैं जो आगे हमारे सारे वक्ता जिक्र करेंगे। तो अब मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ। बाकी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म जो जब से मंजू जी गई हैं, तो रत्ना वाला जो रोल है मंजू जी का, वो गोलमाल फिल्म का, उसके बाद भी जिक्र सभी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आए दिन हम देखते हैं मंजू जी का चेहरा, हर पत्रकार डालता, कई पत्रकार, प्रदीप सरदाना देश के बड़े पत्रकार हैं, जब मैंने परसों डाला तो उन्होंने कहा केशव जी अचानक कैसे हो गया, तो मैंने कहा जो आया जाएगा, ठीक है, हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी भी आप सब ध्यान दीजिए। और अभी हमारे वक्त आने वाले हैं। इस बीच में एक अशोक मिश्रा है, बड़े लेखक हैं, उन्होंने मुझे कुछ भेजा है, वो मैं आपको। तो हमारे आज के वक्ता रावी पार्सेकर जी, आप आइए। आपने एक कहानी डायरेक्ट की है, आलोक दीक्षित फिल्म के गाने वाले निर्माता निर्देशक आइए। आमिर खान जी, आप आइए। और मंजू जी के तीनों बच्चे, गौतम जी और दोनों बेटियां भी आई हैं। राजेंद्र राठौर जी हैं, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर राज जी हैं, साहित्यकार पांडे जी हैं, रमेश जी मंजू जी के साथ पिछले 25-30 वर्षों से जुड़े हैं, वो भी आए हैं, राजेश शर्मा जी। अशोक मिश्रा जी ने भेजा है। मंजू जी खुद एक कहानी थी, सुंदर अमीर कहानी। उन्होंने टेलीविजन के पर्दे पर कम काम किया, लेकिन जो भी किया वो सबसे अलग और अहम है। वो भारतीय साहित्य को टेलीविजन के जरिए आम जनता के सामने लाने के लिए पुल की तरह काम करती रही है। एक कहानी की वजह से ही मेरा उनसे संपर्क हुआ। उनसे उनके घर पर मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैं सबसे पहले उनके सुंदर रूप से और उससे भी सुंदर मुस्कान से प्रभावित हुआ। ऐसी मुस्कान हमने आपके भी देखी है। फिर उन्होंने मुझे एक दो कहानियां दी और उसे पटकथा में डालने और संवाद लिखने के लिए कहा। फिर उन्होंने पैसों की बात की और मेरे सहमत होने पर एडवांस का एक चेक भी दिया। मुझे उनके इस प्रोफेशनल एटीट्यूड्स ने प्रभावित किया। फिर मेरे बारे में और मैं उनके बारे में पूछते रहे और स्वादिष्ट चाय नाश्ते के बाद मुझे उन्होंने लिफ्ट तक छोड़ा। मैं उनके सभ्य और आत्मीय स्वभाव से भीगा चला आया। मैंने उन्हें कुछ दिनों में ही कहानियों का रूपांतरण सुनाया तो बिना किसी हेर फेर के वो मुस्काई और उन्होंने मुझे मेरा बाकी पारिश्रमिक का दूसरा चेक भी दिया, जिसे उन्होंने पहले से ही तैयार कर रखा था। मैंने पूछा, आपने पहले से ही चेक तैयार करके रखा था? मुझे मालूम हो गया था तुम अच्छा लिखोगे। मैं फिर उनसे प्रभावित हुआ।
कुछ समय बाद वो महिलाओं द्वारा बच्चों के लालन पालन पर कुछ डॉक्टर ड्रामा जैसा बना रही थी। मुझे फिर लिखने को कहा। मैंने लिखकर सुनाया तो उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी लिखी सिर्फ एक लाइन पसंद आई, बाकी कुछ नहीं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पूरा पेमेंट कर रही हूँ। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, वो लाइन मुझे अभी तक याद है मंजू जी की, जो पसंद आई थी। एक महिला अपने नवजात शिशु को गोद में लिए कहती है, जब मैं गर्भवती थी तो रविशंकर का सितार सुना करती थी। नतीजा मेरी ये बेटी भी सितार प्रेमी लगती है। जब भी सितार बजता है इसके चेहरे पर मुस्कान उभरती है। तो ऐसी थी हमारी मंजू दी, एक ईमानदार, सुरुचिपूर्ण, साहित्य संगीत प्रेमी। वो धरा को छोड़ आसमान में चली गई। मैं अपनी आंखों की दूरबीन से देखता हूँ, आकाश में एक नया दमकता तारा, मंजू तारा, नमन, अशोक मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पटकथा लेखक। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो एक कहानी निर्देशित की थी, राजू पारसेकर निर्देशित। 13 तारीख को मेरी मंजू से बात हुई थी और 14 को ये कहानी मेरे सामने आई, तो मैं शौक और अभी तक शौक से बाहर निकला नहीं हूँ, क्योंकि 13 को बात हुई थी मेरी और उन्होंने कहा था नेक्स्ट वीक मिलते हैं बॉम्बे में। ये मेरी बात हुई थी उनसे। तो एनीवे, बैक टू मतलब 90s 87-88 की बात है, जब मैंने एक कहानी की थी, मराठी कहानी की थी। उसके बाद एक जुईली सीरियल थी, मराठी वेरी पॉपुलर नॉवेल था, वो मुंबई दूरदर्शन के लिए पूरी कहानी में की थी। उसके बाद और एक कहानी में भी मैंने कुछ कहानियां की थी, कुछ गोवा में की थी, कुछ बॉम्बे में की थी। तो मुझे लगता है मंजू जी एक इंस्टीट्यूशन थी और सचमुच ये मतलब जो स्कूल बोलते हैं ना, वो स्कूल था वो, क्योंकि उन्होंने कभी कमर्शियली किसी बारे में सोचा नहीं। जो था मतलब बोलते हैं कि ऑथेंटिसिटी, जो वास्तव था, कभी उन्होंने स्क्रिप्ट में भाई ऑडियंस को ये चाहिए तो मैं ये करना चाहिए, ऐसा कभी सोचा नहीं। जो कहानी लिखी है वो कहानी की, जितनी कहानी की सभी अवार्ड विनिंग कहानी थी। सभी कहानियां मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ से भी जो कहानियां आती थी, लेकिन उन्होंने कभी ओवर द टॉप जाके कहानी को फिक्शनाइज किया नहीं उन्होंने। और मुझे लगता है वही एक सबसे बड़ा पॉइंट था। ये मीडिया में जब काम करते हैं तो कभी ओवर द टॉप जाके काम करते हैं, लेकिन मंजू जी का मुझे, बिकॉज इतने साल में काम कर रहा हूँ और अभी मतलब 20, 25, 30 साल हो गए, लेकिन वो टाइप का वर्क अभी तक मतलब वैसे करने मिलता नहीं जो मंजू जी के साथ। या कहानी, तो कहानी पे जो काम होता था, कभी उन्होंने उसको बॉडी किया नहीं, जो है वो उसको पेश करो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थी, वो हम मिस कर गए। और मुझे अभी भी लगता था कि मंजू जी के साथ काम करना है। बीच में 6 महीने 8 महीने पहले बात होती थी, चलो मंजू जी कुछ करते हैं, बीच में मिलते भी थे कभी कभार करते करके, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा शौक है हमारे लिए कि मेरे लिए तो ये बहुत, क्योंकि मेरी शुरुआत थी वहाँ से। जब मंजू जी का मैंने काम किया तो एक कहानी, तब मैं तो गोविंद देवलानी जी के साथ था, उसके वहाँ से निकल के मैं इंडिपेंडेंट बना था, तो मेरा स्टार्ट ही था। तो स्टार्ट में मंजू जी के साथ ये काम किया और एक मैच्योरिटी आ जाती है ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा काम करने से, आप उससे बहुत कुछ बेनिफिट होता है। वो मेरे लाइफ में हुआ और इट्स वेरी सैड एंड शॉकिंग मंजू जी का जाना। मैं इन बच्चों के साथ मैं उनके दुख में सहभागी हूँ और आई प्रे टू गॉड कि उनको शांति प्रदान करे। राजू जी, आपने मंजू जी के साथ काम किया, उनकी कहानियों पर आपने सीरियल बनाया, तो ये देश भर की जो विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार लेखक मंजू जी को अप्रोच करते थे, तो कहानियों का चयन मंजू जी किस तरह से करते? देखिए, वो एक तो कहानियां मतलब मेरे पास वो है कि गोवा की कहानी थी, इंदौर की कहानी थी, वो कहाँ से कहानियां ढूंढती थी, वो उनका स्किल था वो। और नॉन फेमस जिनका मतलब होता है ना कि
लिटरेचर का एक पीस ऑफ लिटरेचर है वो ढूंढ के निकाल देते और वो उनके पास आते थे। और बिकॉज उनका एक नाम था ना कि ये टाइप की, तो बहुत से अच्छे अच्छे राइटर उनको कांटेक्ट करते थे कि भाई ये कहानी है। गोवा के 2-3 दामोदर मावजो करके है, 2-3 लोगों ने कहानियां भेजी थी उनके पास, जैसे इंदौर के, बॉम्बे के शन्ना नवरे करके उनकी बहुत बड़े राइटर थे, उनकी कहानी उनके पास। तो वो उनको पता था कि मराठी में कौन राइटर अच्छा है, उनका कितना वो ढूंढ के निकाले। वो एक उनका स्किल था। और वो मुझे लगता है कि साहित्य और ये कला, ये दोनों का मिक्सचर जो है ना रेयर है। मतलब आप यहाँ अभी कभी दिखाई नहीं देता ये जो उन्होंने किया, जो वो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं आज किसी को करने में, क्योंकि सोच ही अभी है ना कमर्शियल इतनी हो गई ना कि मंजू जी जैसा सोचना भी आज के दिन में बहुत डिफिकल्ट है। और वो मास्टर भी है। मुझे लगता है कि जो इनके पास जो मटेरियल है वो अच्छी तरह करके अपग्रेड करके वो आना चाहिए। बिकॉज सचमुच एक कहानियां मैंने की, दयाल ने की, बहुत से लोगों ने की हुई कहानियां, तो एक मास्टरपीस है। मतलब एक छोटी शॉर्ट स्टोरी, और कहीं भी जाके, मतलब केरला में जाके करो, गोवा में जाके, ऐसा कोई करता नहीं है, मैं किया है। और आज भी बोलो किसी को तो नहीं करेगा ये। तो एक बहुत बड़ा पहलू था मंजू जी का, वो किसी में नहीं है मुझे लगता है। आनंद जी, आप भी टेलीविजन के बहुत ही सुप्रसिद्ध निर्देशक हैं। आपके भी 30-40 सीरियल सामाजिक हैं। जब मंजू जी के सीरियल आते थे तो बोरे भर के पत्र आते थे। कर्म जी कैसे संभालते थे उन पत्रों को? देश भर से जो प्रसन्न था कि तो मंजू जी का जो टेलीविजन था किस तरह का अलग था? आपने कितने सीरियल बनाए? देखिए, मैं इसलिए इत्तेफाक रखता हूँ कि जो मंजू जी का टेस्ट था वो कुछ मेरा भी वैसे ही रहा। मैंने भी साहित्यिक कृतियों पर काफ़ी काम किया और मंजू जी के शोज भी हम देखते रहे। एक कहानी जिस तरह से उन्होंने किया, सुपर हिट हुआ। और उस समय जैसे कहा कि दूरदर्शन ही एकमात्र जरिया था व्यूअर्स के लिए, तो व्यूअरशिप होती थी, लेकिन उस पर बहुत कम लोग होते थे जो साहित्यिक कृतियों पर काम करते। मैंने जयशंकर प्रसाद की स्टोरीज पर काम किया, राम कुमार भंवर जी के नॉवल पे काम किया, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र पर टेली फिल्म बनाई, फिर उपमा सेठी की शॉर्ट फिल्म बनाई। तो वो अपना अपना टेस्ट, मेरा भी टेस्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था। मंजू जी जो काम करती थी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और ये जो उस समय का काम था उसमें कमर्शियल एंकर ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच होती थी। पूरी मतलब ईमानदारी से हम किसी भी विषय को पर्दे पर रखते थे। और जैसे अभी राजू जी ने कहा कि कमर्शियल एंगल नहीं था कि इससे हमने किसी को पर्टिकुलरली किसी कोई हमारा क्या है, पूरी ईमानदारी से। और जो कहानी की आत्मा होती थी वही पर्दे पे आती थी और उसका चित्रण होता था। उस टाइम पे तो शूटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा होता था। तो ये शिफ्ट सिस्टम तो बाद में आया जब डेली सोप हो गए। पहले सिंगल शिफ्ट में ही काम होता था, हम भी करते थे, 9 to 6 करते थे। कोई नाइट सीन होता था आउटडोर, तो 2 to 10 करते थे। कि जब से डेली सोप का ट्रेंड आया 97 ऑनवर्ड हम करते थे, तब से फिर ये एक फैक्ट्री की तरह काम स्टार्ट हो गया। तो एक दिन में एक एपिसोड, अरे 3 दिन में एक एपिसोड बनता था, बड़ा एक स्टैंडर्ड सा था कि अब सोचो 3 दिन में एक स्टोरी बनानी, एडिट करके उसको टेलीकास्ट कर भेजना और डिफरेंट सिटीज में शूट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। स्टोरीज का सिलेक्शन तो अपने आप में होता ही है। जब किसी को पढ़ने का शौक होता है, साहित्य पढ़ने का शौक होता है, तो कहानियां मिल जाती हैं। लेकिन जब ऑन एयर प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो फिर राइटर्स खुद अप्रोच करते हैं कि हमारी कहानी भी है, वो भी भेजते हैं कि हमारी कहानी कंसीड हो रहा है। तो ये जो उनका एक कह सकते जो टेस्ट था, जो उन्होंने साहित्य को किया, चाहे वो कहानी है और एक कहानी है, फिर 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने स्वराज किया, फिर जो महिलाओं के जो अधिकार, जो उनकी जो कानूनी तौर पे जो खास कर उनके जो अधिकार है उससे उनको अवगत कराया। तो ये भी एक सामाजिक चेतना का कार्य उन्होंने किया और साहित्य की सेवा की टेलीविजन के माध्यम से भी। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा उन्होंने क्रिएटिव काम किया। और आज हम उनके लिए उनकी याद में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो केशव जी को इसका पूरा श्रेय जाता है और ये इस तरह के कार्य करते रहते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये अपनी हिंदी सेवा जो इन्होंने अपना संस्थान चला रहे हैं उसके अंतर्गत ये इस तरह का कार्य करते हैं, जो कि सराहनीय है और
ऐसा करते रहें, इसलिए हम सबको इनका पूरा सहयोग देना चाहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमें भी आपसे रूबरू होने का मौका मिला। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उसको अपग्रेड करके कहीं और तक ही एक्सप्लोर हो, आज की व्यूअर्स तक भी वो चीज़ पहुँच सके, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा अगर जो भी केशव जी के थ्रू अगर कांटेक्ट होता है आगे, मेरा पूरा सहयोग रहेगा उसको अपग्रेड करके कैसे हार्ड डिस्क में लेके और लोगों तक पहुँचाएगा। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए हाजिर हूँ, बिल्कुल हर समय कभी भी कुछ हो तो बताइएगा। तो सभी का धन्यवाद। मंजू जी टीवी सीरियल तो बनाती ही थी, साथ ही साथ मंजू जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था वर्ल्ड इंटरनेशनल किड्स फेस्टिवल। ये बड़ाला में जो आईनॉक्स शुरुआत हुआ था और वहीं पर एक 3 दिवसीय रमेश जी गौतम जी 7 दिवसीय प्रोग्राम किया था। मुंबई के सारे जो स्कूल हैं सब बच्चे आए थे 7 दिन तक। जैसा लग रहा था कि सारे मुंबई के स्कूल ही वडाला में आए हुए हैं, बहुत ही सब लग रहा था। कई फिल्म स्टार्स आए थे और वो कार्यक्रम अच्छा रहा। एक इंदौर में भी किया था वैल्यू एजुकेशन पर, वहाँ भी ये 7 दिवसीय कार्यक्रम था, वहाँ भी मध्य प्रदेश के सारे बच्चे आए थे। अब आमिर खान जी के 100 से अधिक उपन्यास आ गए हैं अलग अलग विषय पर, और इनके कई उपन्यासों पर अभी वेब सीरीज बन रही है, फिल्म बन रही है। तो सर आपसे ये था कि मंजू जी के भी सीरियल आपने देखे हैं, उनको इतना जानते हैं, तो आज के दौर में मंजू जी जैसे सीरियल बनना संभव है या नहीं, जैसे संदेश प्रधान जो सीरियल मंजू जी बनाती थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इतना अच्छा दौर है आज का, मैं थोड़ा नेगेटिव कम बोलता हूँ क्योंकि आज OTT पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और हर तरह का विषय है OTT पर। तो नो डाउट अगर हम पहले एक देखते हैं या सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है ऊपर से कि बहुत गालियाँ हैं OTT पर, बहुत अलग तरह का, बहुत वल्गैरिटी है, तो हमें पहले वो दिखाई देता है। शायद हमारा जीवन भी ऐसा है कि हमें पहले दूसरे इंसान के अंदर बुराइयां ऊपर दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो आज OTT पर भी ऐसा नहीं है, साहित्य बहुत ज़्यादा बन रहा है। अब वो कितना चल रहा है या कितना नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन नो डाउट आने वाला जो टाइम है OTT पर वो अच्छे शोज का है। रीज़न है अभी हम OTT को देख रहे हैं एक मोबाइल पर, तो मोबाइल क्या है, एक एकांत वाली चीज होती है, तो आदमी अपने अंदाज में देख लेता है, तो अक्सर वो गलत शोज चुनता है जब अकेले में देख रहा होता है। लेकिन अभी घर में स्मार्ट टीवी आ गए हैं, गांव में पहुंचने वाले हैं। जब ये फैमिली बैठकर देखेंगे तो आप मेरी आज की बात लिख कर रखना, तो ये जो गालियां चल रही हैं, ये जो वल्गैरिटी चल रही है, ये सब बंद होने वाला है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे शोज बनने वाले, बन भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वक्त बदलने वाला है OTT पर भी। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगा, मुझे मंजू जी के साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। हाँ, मैंने उनकी एक कहानी और गोलमाल जैसी फिल्में देखी हैं, TV सीरियल देखे हैं, तो इन्होंने तो काम किया है, तो इनके पास वो अनुभव ज़्यादा है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब कोई भी महिला अपने क्षेत्र में बड़ी बनती है तो उसके पीछे का जो संघर्ष होता है वो एक पुरुष के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? घर की दहलीज को लांघकर जब एक पहले परिवार से संघर्ष करना पड़ता है तो फिर वो एक पुरुष के लिए बहुत आसान होता है। कहना सुनना बहुत आसान है, महिलाएं बहुत बराबर हो गई हैं, महिलाओं के लिए सब दायरे बहुत बराबर हो गए हैं। मैं अगर कुछ मिसाल देने बैठ जाऊँ, बहुत कड़वी मिसालें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत कड़वी बात कहूँ कि अमिताभ बच्चन का एक बेटा है, ये मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है अभिषेक बच्चन, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है श्वेता बच्चन। तो फिल्म इंडस्ट्री में आने की परमिशन अभिषेक को होती है, श्वेता की शादी कर दी जाती है। क्यों? तो कहीं ना कहीं बड़े शहरों में भी, बड़े फैमिली में भी भेदभाव है कि आज ऋषि कपूर, ये मैं बड़े फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, तो जब हम ऋषि कपूर का भी बेटा है रणवीर कपूर, उसको फिल्म में आने की परमिशन, उनकी बेटी की भी शादी कर दी जाती है। तो मैं बहुत बड़ी बड़ी मिसालें दे रहा हूँ। तो जरा सोचो, जब इतने बड़े परिवारों में जहां पर स्ट्रगल नाम की कोई चीज नहीं होगी, कि अगर बच्चन साहब की आज बेटी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहे तो उसके लिए तो बहुत ईजी है। तो जब उन जैसे परिवार इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो आप सोचो, जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बों की जो लड़कियां हैं,
उनके लिए स्ट्रगल कितना बड़ा होगा, उनके लिए संघर्ष कितना बड़ा होगा। तो इसके लिए वन लाइन अगर मैं कहूँ कि जब मंजू जी जैसी कोई भी महिला, मैं सिर्फ मंजू जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो संघर्ष करके बड़ी बनती है, तो उनका संघर्ष बहुत अलग होता है, बहुत बड़ा होता है। और मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कि अगर मंजू जी जैसी किसी महिला को श्रद्धांजलि देनी है तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होनी चाहिए या यही होगी कि ऐसी और महिलाओं को हमें आने की, इस क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए और 100, 200, 500 मंजू जी जैसी महिलाएं आए क्षेत्र के अंदर, वो हमारी मंजू जी जैसी किसी भी महिला को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। दूसरी मैं एक बात बोलूंगा, अभी केशव जी ने पिछले 4-5-6 दिन पहले ही शिखा रस्तौगी जी पर एक प्रोग्राम कराया था। मैं मंजू जी से कनेक्ट करके मैं एक बात बोलूंगा, उस दिन मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया था जब वो अपनी आप बीती सुना रही थी शिखा जी मतलब अगर आप लोग नहीं जानते, बैंकॉक थाईलैंड में रहकर यानी हिंदी की बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं, हिंदी पर बहुत काम कर रही हैं। वो यहाँ बैठकर बोल रही थी, मैं भी यहाँ उपस्थित था, यही रूम था। वो बोल रही थी कि मुझे बचपन से देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी, शिखा जी बोल रही थी, और मुझे मौके नहीं मिलते थे। मुझे आकाशवाणी में काम मिला, राजस्थान की रहने वाली हूं मैं, आकाशवाणी में काम मिला, वहां पर उद्घोषक की जॉब थी, लेकिन शाम को 6 बजे जाना होता था, रात को लेट लौटना होता था। चूंकि मैं एक लड़की थी, इस वजह से मुझे वो जॉब छोड़ देनी पड़ी। फिर मुझे सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिला, वहां भी मुझे अपने पापा के साथ जाना था, तो उस चक्कर में मुझे ट्रेनिंग लेनी थी, वो सब भी मुझे इसी वजह से छोड़ देना पड़ा। फिर मेरी शादी हो गई। ये उनकी जिंदगी का शायद एक बहुत अच्छा पल था, या शायद उनका जीवन चक्र इस तरह से लिखा हुआ था कि उन्हें इन लॉज बहुत अच्छे मिले, और जो इन लॉज बहुत अच्छे मिले तो बाद में उन्हें हस्बैंड के साथ बैंकॉक जाना पड़ा, और फिर वहां जाकर वो आज हिंदी की सेवा कर रही है। मैं एक बोल रहा हूँ कि और वो बहुत इमोशनल हो गई थी बोलते बोलते कि मुझे एक लड़की होने की वजह से कितनी चीजें छोड़नी पड़ी जीवन में, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई जज्बा था, कोई चीजें थी जो आज वो हिंदी की सेवा बैंकॉक में रहकर कर रही है। तो कुल मिलाकर ना वापस मुद्दे पे आए, मेरे लिए तो यही है कि अगर आज हम मंजू जी के लिए इकट्ठे हुए हैं तो मंजू जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि और बहुत सारी मंजू जी जैसी महिलाएं आए, इस क्षेत्र में आए, और महिला जब भी आती हैं तो अच्छा ही काम करती हैं, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस पुरुषों से ज्यादा होते हैं और दुनिया और समाज को देखने का नजरिया अलग होता है। और हम बोलते हैं कि आज भी लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, पुरुष और महिलाएं। मैं आपको एक लाइन और बोलूं, आज भी इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सिर्फ 4% महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वैसे घर में रहकर काम कर लिया, छोटा मोटा कुछ काम कर लिया, किसी छोटे प्राइवेट ऑफिस में काम कर लिया, सिर्फ 4% है। वही यूरोप में 72 से लेकर 75% महिलाएं उसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो हम कितने पीछे हैं वो खुद समझने की बात है। तो मेरे लिए अंत में यही है कि मंजू जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और उनकी तो 2 बेटियां हैं, मैं बेटे से भी ज्यादा मुझे तो ये लगता है आप दोनों से उम्मीदें होनी चाहिए, क्योंकि वही अगर आप दोनों कुछ करती हैं तो वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गौतम जी आइए, आपको दोनों सबको संस्मरण मम्मी जी के साथ संस्मरण यादें बताइए। इंग्लिश में बोल सकते चलेगा। So as a child, we saw a very different side of her. She was always busy. She was not at home. She was not that much with us. So, but she achieved so much. और अभी पता चलता है सबके बारे सबसे सुन के, अभी जैसे फोन बंद नहीं हो रहे हैं, मैसेजेस बंद नहीं हो रहे हैं। आज भी मैंने पता नहीं 2 घंटे फोन पे बिताए just listening to her stories and what she did and how many people she touched and how many lives she touched and how many lives she changed. तो जो थोड़ा सा था ना मन में कि टाइम नहीं स्पेंड किया हमारे साथ,
in the last 5 years, I've been lucky enough to work with her. I've been working with her in the World Kids Foundation. हम लोग schools में जाते हैं, हम लोग films दिखाते हैं, और films के हिसाब से बच्चों को तो शिक्षा, no, रमेश what's the word? क्या? हिंदी में कैसे बोलते हैं? क्या LID के बारे में। लेसन इन द डार्क हाँ, क्या को जैसे workshops। वर्कशॉप ही नहीं बोल सकते So they're उसको, giving them moral एजुकेट करते हैं, मतलब on compassion and empathy and life skills and how to like what she based for Ek Kahani and Adhikar and Swaraj and everything, like you know the true emotions and what life is really about. जो स्कूल नहीं सिखाते, आजकल स्कूल ये नहीं सिखाते, be human. वैल्यू एजुकेशन पे Value education and just the humanness about just be human and not just collect and buy and spend and the consumer society and what the world is today. So we've been going, that was her dream, to teach the children and to reach out to all the children and to show them that there is more to life than what we see in the cities and what our schools are She was an advisory board of education. education board. I read somewhere. So the life skills of actually being a good human being. She was a good. Yeah, so we've been doing lessons on that and we're taking it forward and hoping to share her vision with the rest of the world. Sir. गौतम जी आप भी सब फेस्टिवल में रहेंगे, वो तो आना ही है, वो ही रहता है। एज वेस्ट करते हैं। आइए। सुपर्णा ने तो सबके आपकी सफलता में मंजू जी का ही सब बड़ा योगदान है, आप उन्हीं मेरे लिए तो मम्मी थी, लेकिन आप सब भी उनके फैमिली थे, क्योंकि हम बोलते थे मम्मी आपके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन उनके फ्रेंड्स रमेश, आप जो भी आपने बोला, एक दिन पहले आपने उनसे बात की, सबसे उन्होंने कांटेक्ट रखा, कनेक्शन रखा, रिलेशनशिप रखा और सबसे इतना प्यार किया कि मैं क्या बोलूँ रमेश, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया है सब लोग को, इसलिए इतना प्यार उनको वापस आ रहा है। और हम लोग की यही कोशिश है कि जो लेगेसी उन्होंने छोड़ी है हम उसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि लेगेसी तो बहुत ही बढ़िया छोड़ी है। और उनका एक ड्रीम था टू क्रिएट अ पीसफुल वर्ल्ड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सेरीन वर्ल्ड, और अगर हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं तो बड़ी बात हो गई। थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से ये हुआ है, एंड थैंक यू। गौतम मम्मी के साथ मेरी एक्सपीरियंस थोड़ी अलग हुई है से। 1 सितंबर 1984 वो मिस इंडिया का फाइनल का एडिट करी थी एडिटिंग स्टूडियो में, और सीधा हॉस्पिटल गई और मैं बैठा हुआ। जूही चावला बनी थी मिस इंडिया। अच्छा, अरे और अगले 10 साल के लिए सारे फिल्म सेट्स पर उनके साथ मैं बड़ा हुआ। और अभी उनको इमोशनल हो रहा, तो थैंक यू केशव जी, जो आपने किया, आप सबकी बातें बहुत खुश हुआ हूँ। थैंक यू। अभी जो देश की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाएं बंद हो रही, तो हमने कोरोना काल में हमने कार्यक्रम किया था जिसमें देश के बड़े बड़े विद्वान, साहित्यकार, संपादक उसमें थे, मंजू जी भी वक्ता है, तो उन्होंने भी बहुत चिंता जाहिर की थी कि हिंदी की पत्रिकाएं जो बंद हो रही हैं ये नहीं होना चाहिए और आगे अगर कुछ करना होगा तो वो भी साथ में। तो हमारे बीच प्रशांत नहीं आए, प्रशांत जाइए। अभी हम 3-4 महीने पहले जब इंटरव्यू किया था तो रमोड़ा जी, प्रशांत जी हम साथ में ही थे। मैं यहाँ बैठूंगा, कोई नहीं। अरे मुझे ही सर आप धन्यवाद केशव जी, मैं तो भी आया ही था, आपने बहुत जल्दी मुझे माइक दे दिया। तो मंजू जी से मुलाकात केशव जी के द्वारा ही हुई, और अभी कुछ दिनों पहले जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि जो हमारी आखिरी मुलाकात थी शायद 2-3 महीने पहले हुई थी, तब वो
दोबारा जो है बहुत सारे काम करने की योजना बना रही थी और बहुत सारी बातें हुई उस समय। तो और इतना उनका सकारात्मक बिहेवियर, व्यवहार, मतलब उम्र का बिल्कुल प्रभाव उनके ऊपर नज़र नहीं आया। और हम जैसे युवाओं के लिए तो बहुत प्रेरणा, मतलब जब मैं उनसे मिलके तो बहुत खुश हुआ, जितनी पॉजिटिविटी के साथ जितना उन्होंने वेलकम किया। तो जो है ये तो दुखद तो है, मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को शांति रहे। और वो मेरे को लगता है वहाँ भी कुछ क्रिएट ही करेंगे जितना क्योंकि जहाँ पर हैं वो, क्योंकि हम जब मिले थे तो जो है उन्होंने अपना एक जो है पुराना प्रोजेक्ट हमारे साथ उसमें शेयर किया और वो उसको लेके बहुत एक्साइटेड थी और आगे भी काम करने को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब एंथुसियाज्म उनमें था और उम्र का बिल्कुल कोई इस पर प्रभाव नहीं था। तो मुझे लगता है कि हम जैसों के लिए तो ये बहुत सीखने की बात है। बातचीत आप आगे रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम मिले थे मंजू जी ने कहा था कि कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उनको प्रस्ताव मिल रहे हैं, लेकिन वही बात है साफ सुथरा अब शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे एकदम नहीं हुआ है। तो बताया था और एक आध दो चैनल पर हमने बातचीत भी की थी, उन्होंने कहा सोचेंगे। बाद में रमेश जी से जिक्र किया, दूसरे दिन तो रमेश जी ने कहा कुछ चैनल के नाम अभी यहाँ बताना नहीं, तो बनाते वो भी पीछे बने। उन चैनल के मालिक हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा मंजू जी, बोले देख के मैं सोचती हूँ। दूसरा होता तुरंत बोलता है केशव जी बात कराओ, आगे बढ़ते हैं। तो आपसे मंजू राय क्यों क्यों दूसरे तीसरे बड़ा चैनल है। तो इस तरह से मंजू जी लगातार सक्रिय रहती थी। तो राजेंद्र राठौर जी आप बोले आई, आप भी लेखक निर्देशक। सबसे पहले तो मंजू जी को सत नमन। और जो सीरियल स्वराज, कहानी, हम भी दीदी उनके सीरियल देख के बड़े हुए हैं और वो सिनेमा अपने आप में एक अनूठा था। मतलब कहानियों के साथ शिक्षा भी मिलती थी जो आज मिसिंग है। एंटरटेनमेंट है, तो उस तरह का सिनेमा बनना चाहिए। और दूसरा अमित भाई ने बोला कि सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी जैसी जो भी प्रतिभाएं हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको सहयोग करें। और केशव जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, ऐसी हस्ती को याद किया है। और जरूरी हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को याद करें, उनके कामों को समाज तक लेके आए, तो और लोग प्रेरित होंगे। और आपका परिवार सामने बैठा हुआ, फाउंडेशन चला रहे हैं, कर रहे हैं, सब आपके साथ में जो भी सहयोग रहेगा आप आपको बता सकते हैं। धन्यवाद केशव जी। जब मंजू जी सीरियल बनाती थी उस समय दूरदर्शन बहुत लोकप्रिय हुआ करता था और मंजू जी के सीरियल गांव-गांव में जाने जाते थे। इससे कई किस्से हैं कि जब कलाकार बाहर निकलता है तो फिल्म स्टार को नहीं जानता है, लेकिन टीवी सीरियल के कलाकारों को जानता है। ऐसा कई उदाहरण है हमारे पास। तो कई फिल्म स्टारों को ज्वेलसी होती थी टीवी के कलाकारों से, क्योंकि उस समय दूरदर्शन देखा जाता था। तो इस तरह से मंजू जी ने जो एक अपना बनाया है, कलाकारों को बनाया है। अभी हमारे और वक्ता रास्ते में, रवि गोसाई रास्ते में है, अभी के जी रास्ते में है, उषा दीक्षित जी भी अभी आ रही हैं। तो फोन भी इसमें आ रहा है, लेकिन मेरा फेसबुक पे लाइव चल रहा है वो। और कोई बोलना चाहेगा? राज जी आइए, आप आइए। राज जी आप हाँ बोलिए, आइए अपने मुझसे बोला ही नहीं जाता। अरे बोलिए नहीं और कैसे आप आयोजक हैं सर, आयोजक। एक उन्होंने बड़ी यादगार बात बताई थी जब ये स्वराज सीरियल के बारे में कोई ऐसी कन्वर्सेशन करने, उन्होंने बताया था कि चिट्ठियों के ट्रंक आते थे उनके पास जब जो है स्वराज सीरियल चल रहा था। तो वो बड़ा बोलती थी कि मैं कोशिश करती थी कि सबको जवाब दूँ। और उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि काफ़ी उन्होंने संभाल के रखे हुए थे काफ़ी सारे। तो ये ऐसा था, दरअसल जब चिट्ठियाँ लोग लिखते थे, क्योंकि हम भी 90s में से नॉवल लिख रहे हैं, तो वो टाइम 15 पैसे का पोस्ट कार्ड होता था। तो लोग चिट्ठियाँ पोस्ट कार्ड बहुत लिखा करते थे। तो वो एक दौर था, नो डाउट बहुत अलग दौर था। और बड़े मन से चिट्ठियाँ लिखते थे, उन चिट्ठियों का जवाब भी चिट्ठियों से दिया जाता था। रमेश जी आइए, 2 मिनट। अरे आइए रमेश। अच्छा मैडम आप आइए, आपका जीवन करने वाला हूँ, आइए। मनीष आप रमेश शर्मा जी, रमेश जी हैं और मंजू जी के साथ बताइए आप
मंजू जी के सानिध्य में आपने क्या क्या सीखा और नमस्कार। मैं क्या बोलूँ, मुझसे तो मतलब बात भी नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं अभी भी स्वप्न हूँ। और मुझे तो उन्होंने यहाँ पे चलना सिखाया, मेरे सर से तो छत गया है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अभी तक मैं स्वप्न हूँ। मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मंजू जी का सीरियल बच्चों के लिए जो बनाया था खेल खिलौने बहुत लोकप्रिय था। और जैसा कि मैडम प्रोफेसर है कॉलेज में, इन्होंने कहा कि मैं भी खेल खिलौने के लिए नहीं किया ना, तो आगे आप बताइए। नमस्ते। सबसे पहले तो मंजू जी के लिए तहे दिल से श्रद्धांजलि। उस श्रद्धा के जो सुमन हम अपनी बातों से उनके तक अब तो पहुंचा नहीं सकते, पर इंसान जाने के बाद उसकी सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो 1985 में वहाँ पे खेल खिलौने सीरियल चलता था दूरदर्शन पे। आज की तरह इतना इजी नहीं था, उस समय काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था। तो मैंने भी लेटर लिखा था, तो वहाँ पे मंजू दीदी पत्र पढ़ती थी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चे यहाँ पे भाग लेना चाहते हैं वो आ जाएं। तो मैं और मेरी सहेली ट्रेन का सफ़र कभी किया नहीं था, 15 साल की उम्र में जा पहुँचे वाली। सुमन बजाज कालरा उस समय वहाँ पे एग्जीक्यूटिव थी जो दिल्ली से आई थी। तो हम लोग मंजू दीदी से मिले, तो बहुत सारे बच्चे बैठे थे। तो रावल गांव की चॉकलेट आती थी, वो लेके बैठी थी साथ में वहाँ पे। तो कहने सबसे उन्होंने पूछा, परिचय दिया कि मुझे कहा तुमको ऐसा क्यों लगा कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। मैंने कहा जब आपको देखो ना तो आप बच्चों के साथ हिल मिल के जैसे बात करते हैं, ऐसे हम लोगों से कोई बात ही नहीं करता है। तो छोटी छोटी कहानियाँ, और वो कहानियाँ भी ऐसी नहीं कि खाली एक मनोरंजन के लिए, हर कहानी में एक मॉरल होता था। तब उन्होंने कहा कि बेटा अभी आप बहुत छोटी हो। मैंने उसमें लिखा था, तुमने पूरा पढ़ा नहीं, उसमें लिखा था 17 साल की उम्र के बच्चे। और मैंने कहा कि मैं बहुत दूर से आई हूँ कि कोई बात नहीं, जो कोशिश करता है ना वो कामयाब होता है, 2 साल और इंतज़ार कर लेना। तो इंतज़ार का क्षण खत्म हुआ। 12th में जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे गई। तो उनका एक एपिसोड था, उसमें वही कौवे वाली कहानी थी कि पानी पीने के लिए कौवे ने उसमें पत्थर डाले थे, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा बदल दिया था। उन्होंने कहा पहले कौवे को ध्यान से देख लेना चाहिए कि पानी में पी सकता हूँ या नहीं, पहले अगल बगल में उसको देखना चाहिए था, उसके बाद पानी डालता। अगर उसके बगल में कोई तालाब होता तो वो वहाँ से भी तो ले सकता था। तो उनका कहना ये था कि कभी भी कोई भी काम करने के पहले अगल बगल में भी देखो कि दूसरा अगर कोई साधन आसानी से मिल सकता है तो उसका प्रयोग किया जाए, क्यों जानबूझ के उसमें इतनी मेहनत की जाए। तो मेरे लिए तो वो हमेशा ही श्रद्धेय थी। काफ़ी दिन हो गए थे, कॉलेज में जाने के बाद भी करीब 6-7 साल तक वो सीरियल चला। उनकी फिल्में भी बहुत अच्छी देखती थी। स्वराज उनका जो एपिसोड था बिल्कुल दिल के करीब था। तो यानी समाज में कलाकार सिर्फ एक एक्टिंग नहीं करता, वो निर्देशन नहीं करता, वो निर्माता नहीं बनता, वो समाज को कुछ दे के जाता है। अगर उन्होंने वो स्वराज्य नहीं बनाया होता तो कुछ अनकहे और अनछुए जो पहलू थे हमारे सामने कभी नहीं आते। एक कहानी मतलब कहीं कहानियाँ तो बहुत सारी होती हैं, पर वो जो कहने का तरीका होता है, जो समझाने का तरीका होता है, जैसे बच्चा भूखा है और उसकी माँ कहती है बेटा दूध पी लो, नहीं पीता, बेटा दूध पी लो, यानी वही चीज वो अलग टोन में कहती तो कैसे होता है। तो उन्होंने स्वराज्य के द्वारा वो कहानियाँ किसी को आहत किए बिना बहुत अच्छी भावनाओं के साथ हमारे युवाओं के लिए प्रस्तुत की। आज हम आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, पर कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, जिन्होंने नहीं खाई हैं। उनकी जवानी के बारे में उन्होंने बताया कि आने वाला कल अच्छा हो, आने वाला भविष्य अच्छा हो, उसीलिए और उन्होंने अपने वर्तमान को कुचल दिया। तो मेरी तरफ से उनके लिए श्रद्धा के सुमन है। मैं चाहूँगी 1 मिनट के लिए अगर हम खड़े हो जाएं तो ये सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रामधारी सिंह जी की 2 पंक्तियों के साथ समाप्त करूँगी कि इतनी
जितने दिन का जीवन था उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मौत सबको आनी है, किसी को आज किसी को कल, तो उससे तो कोई बच नहीं सकता। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो। धन्यवाद। वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार पंडित जी, आप आइए, साहित्य पर बात चल रही है, कहानी को लेकर तो कुछ आपका आइए आइए। हाँ आइए। अरे कहानियों की बात चल रही है, एक कहानी से जो साहित्य की सेवा की मंजू जी ने, तो इसी पूछा आपका। सबसे पहले तो श्रद्धांजलि मंजू जी को। बहुत कम 21वीं सदी में भी हम देखें कि महिलाएं बहुत कम एक्टिव हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी। और दूरदर्शन पर सीरियल पास कराना कितना मुश्किल काम है। रामानंद सागर ने लिखा है कि मैं बहुत दिनों तक जाके टिका रहता था दिल्ली में, और लोग सामने से इग्नोर करते थे, और बड़ी मुश्किल से पास हुआ सीरियल उनका रामायण। और रामायण पास होने से पहले उनको कहा गया कि आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है, क्या लिख के लाए हैं आप। और रामायण जब टेलीकास्ट हुआ तो एक इतिहास बन गया। तो मंजू जी ने इतने सारे सीरियल, जो जाहिर सी बात है कि पास कराने में काफ़ी वक्त लगा होगा, लोगों को कन्विंस करने में काफ़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। तो इतने सारे सीरियल उन्होंने पास कराए, उनको बनाए, और इतनी सारी नई प्रतिभाओं को काम दिया। स्टेब्लिश लोगों को लेकर काम करना बहुत आसान है, क्योंकि सारे लोग जाने पहचाने होते हैं, उनके नाम से फाइनेंसर मिल जाते हैं, उनके नाम से सीरियल चैनल वाले तैयार हो जाते हैं। लेकिन नए लोगों को लेकर के काम करना, खासतौर से साहित्यिक कहानियों को लेकर, आप देखिए महेश भट्ट इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने मुझसे कहा कि एक समय ऐसा आया कि मेरी ही कहानियों को उन्होंने दूसरों के नाम से देना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा यार, जब मेरी चीज़ दूसरे के नाम से जा रही तो मैं क्यों दूंगा। और फिर उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई जो मार्केट में बिकेगा मैं वही दूंगा। मैं जो चीज़ें बिक रही हैं मैं उनको बनाऊंगा, उनको बेचूंगा, क्योंकि मुझे कॉमर्शियली सक्सेस रहना है। तो मंजू जी ने इस दौर में भी समझौता नहीं किया, वो वैल्यूज को महत्व देती रही, अपने आदर्शों के अंत तक कायम रही, रास्ता नहीं बदला। ये बहुत बड़ी बात है, उनके जीवन से हमको सीख लेनी चाहिए। और शरीर की यात्रा तो बहुत कम समय की होती है, एक एक आदमी जो है उससे 3 पीढ़ियाँ तो कम से कम जुड़ी होती हैं, और आगे भी अगर वो अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से लोग एक उदाहरण के तौर पे उसको याद करते हैं। तो हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे हाथ से कोई ऐसा काम ना हो, हमारी वजह से कोई ऐसा काम ना हो कि आने वाली पीढ़ी हमको धिक्कारे। रोजी रोटी कभी किसी की बंद नहीं होती है, कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो भूख से मर गया हो। सबको इतना तो मिल ही जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न गान, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो रोजी रोटी के साधन सबके बने हुए हैं, कोई भूख से नहीं मरता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पाने की चाहत में हम लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि समाज तो उससे प्रभावित होता ही है, हमारे परिवार को भी ताने सुनने पड़ते हैं। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, आप सोचिए उनके परिवारों को कितना लोग तंज करते हैं, किस तरह की बातें उनको सुननी पड़ती हैं, या उनको ही कितना सुनना पड़ता है। तो हम क्यों करेंगे थोड़ी सुख सुविधाओं के लिए आप अपने जमीन को बेच दें। आज भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे खड़ी हो गई है। एक जमाने में भोजपुरी को लोग गालियां देते थे, उसमें काम करना बुरा समझते थे, लेकिन हिंदी के लोग भी अब काम कर रहे हैं, कोशिश करके काम ले रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए उसमें स्टैंडर्ड क्या है।
जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसी लेवल का काम कर रहे हैं। उसमें 90% काम ऐसा है जिसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको मनोरंजन के स्तर पे या किसी भी स्तर पे इसकी सराहना की जाए। क्योंकि सिनेमा है, उसको देखने वाले लोग हैं। रीजनल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। रीजनल में आप देखिए अमृता प्रीतम ने क्या पंजाबी में लिखा है, महासीता देवी ने क्या असमिया में लिखा। रीजनल में या फिल्मों में भी देखिए इतना काम हुआ है रीजनल में कि कहीं कहीं आपको हिंदी सिनेमा उससे पीछे नजर आता है। रीजनल फिल्मों में इतना बड़ा काम हुआ है, खासतौर से मराठी में, और ऑस्कर तक गया है। तो सिनेमा के लिए भाषा कोई माध्यम नहीं है। एक ही फिल्म कई भाषाओं में डब होकर आ सकती है और उसमें आप बात क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, कंटेंट आपका महत्वपूर्ण है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मंजू जी के जीवन से हमको सीख लेनी चाहिए और अपने अगल बगल भी इस सब विचार को बढ़ाना चाहिए कि हम अच्छा काम करें, हमारी पीढ़ियों को जो उदाहरण के तौर पे अच्छा लगे। सिनेमा या कलाओं का क्या काम क्या है भाई, जो हारे हुए मन को शक्ति दे सके, हमारे अंधकार को, हमारे मन में जो अंधकार है उसको उजाला दे सके। कई फिल्में, कई सीरियल या कहानियां, कविताएं ऐसी हैं कि कोई निराश व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था और उसने एक पंक्ति पढ़ ली, एक डायलॉग सुन लिया, एक गीत सुन लिया और उसने अपना इरादा बदल दिया कि नहीं, मुझे जीना है। ये दुनिया इतनी अभी बुरी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो कलाएं हमको इस कदर हमको आगे बढ़ाती हैं, हमें उस तरह का काम करना चाहिए जो उदाहरण दे सके। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा कि रामायण के लिए उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया में, ये बात सही नहीं है। ये सरकार का डिसीजन था। गाडगिल साहब उस समय आईएनबी मिनिस्टर होते थे। सरकार ने निर्णय किया था, उन्होंने चिन्हित किया कि रामायण इनको दे रहे हैं और महाभारत इनको दे रहे हैं। इसके लिए किसी ने स्ट्रगल नहीं किया, ये पढ़ना है। लेकिन उसके बाद में किया हो और सीरियल्स के लिए तो मैं मान सकता हूँ, पर इन सोच के लिए नहीं किया। उनकी जो किताब आई है प्रेम सागर जी की, उसमें तो उन्होंने बहुत बड़ा सब चैप्टर लिखा है। हाँ, ये जो आपने नई बात पढ़ी, उसके बाद के सीरियल चाहे उन्होंने आंखें बनाया और बनाए, वहाँ उनका स्ट्रगल रहा, लेकिन पर्टिकुलर रामायण और महाभारत के लिए किसी का स्ट्रगल नहीं। तो वैसे भी कामयाब होने के बाद ना लोग संघर्ष की कहानी बनाई करते वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यवाला जी, उसके बाद बहुत सारे शोज थे जिसके लिए संघर्षरत रहे। DR बैनर ने भी काफी संघर्ष किया, आपको भी पता रहेगा। और चाहे वो हॉरर शो बनाया, उसके बाद बहुत सारे बनाए, बादशाह जफर में बनाया, कई शोज थे। लेकिन जो शुरू वाले ये 2 शोज थे, ये उनको सीधे असाइन किए गए थे, किसी ने अप्लाई नहीं किया। वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यवाला जी की भी 2 कहानियों पर सीरियल बने थे। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, सुधार हो रहा, उन्होंने भी बाहर है, वो शायद मुंबई में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि की है। तो आगे गौतम जी और दोनों बेटियां मंजू जी की जो परंपरा है टेलीविजन सीरियल मेकिंग की, उसको आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और एक मेरी इच्छा है कि मंजू जी पर एक पुस्तक आना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो सब पुस्तक हम जल्दी जल्दी उसकी तैयारी करते हैं और मंजू जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक पुस्तक आना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। राइट जी, आभार की विचारधारा को आगे बढ़ा। आप प्रोग्राम चाहिए, लेखक हैं आप, तो साहित्य की सेवा मुझे मेरा ये काम रहा है कि मैं स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करता रहा हूँ और 4 मैंने अपने हाथों से ऑर्गेनाइज किए हैं फुल डे। और मैंने देखा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अभी भी बहुत कम है। जब हम स्टेज पे बुलाना चाहते हैं वुमेन उद्योगपतियों, उद्योग करने वाली महिलाओं को, तो देखते हैं कि उनके लिए एक्चुअली अभी भी बहुत कठिन है। और जब मैं ये देखता हूँ कि आज जब इतना कठिन हो सकता है तो तब कितना कठिन रहा होगा। तो जब भी मैं पास्ट
हिस्ट्री में या एल्डर्स में देखता हूँ मैं एंटरप्रेन्योर्स को, तो मुझे लगता है कि यार ये लोग ने क्या कर डाला। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि 80% ऑफ द टाइम्स जो मुझे करियर में बड़ा मौका मिला वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन बॉसेस, वुमेन फ्रेंड्स उन्होंने ही क्रिएट किया। क्योंकि वुमेन में के हाथों में वो एक जादू है कि दे कैन नर्चर समथिंग, दे कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ कि भाई चलो कर देते हैं इसे। उदाहरण के तौर पे मेरी पहली पुस्तक, मतलब मैं बुक एडिटिंग करता रहा हूँ पैंडेमिक में, दोस्तों की किताब को प्रूफ रीडिंग करना, कुछ अंश छोड़ देना वगैरह। लास्ट में मैंने अपनी किताब बोला कि अरे बहुत दिन हो गई है, रिलीज करनी पड़ेगी, अब छापनी पड़ेगी। तो मैंने अपने ही बैनर, अपने ही लेवल में किताब रिलीज की। मुझे लगा कि किताब तो रिलीज कर दी, लेकिन आई वांट लेजिटिमेसी, अब क्या करें। तो मैंने अपना जो किताब का लिंक आई सेंट इट टू विनीता गंगा। तो शी टुक द लीप ऑफ फेथ कि भाई इस किताब के बारे में मैं लंबा चौड़ा फ्री प्रेस जर्नल में छापूंगी, इंटरव्यू भी लूँगी इसका, और हर जगह उसमें जो है उसको, उसके बाद बहुत किताब को आगे इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ होता गया। बट जो पहला बड़ा कदम था, 80% ऑफ द टाइम इट कम्स फ्रॉम वुमेन। दैट्स व्हाट आई फील कि जो मैंने सुना जी के बारे में बहुत इंस्पायरिंग लगा। और आई थिंक इतना कुछ किया है, आज भी इतने लोग जुड़े हैं। मतलब हम तो व्हेन वी स्टॉप काउंटिंग इन द बिजनेस एवरीवन लीव्स, सो इफ आफ्टर समबडीज डेथ सो मेनी पीपल हैव कम, दैट मींस कि कुछ तो हुआ। उस टाइम पीरियड तो और कठिन था। हाँ सही बात, उस टाइम पीरियड तो और कठिन था। Actually, she had a dream and she had a nobody could say no to her. देखिए, यहाँ तो महिलाएं होती नहीं हैं। अब महिलाएं में कभी होता आप है। कुछ कह रहे थे, यहाँ तो महिलाएं होती नहीं हैं। आप कुछ अगर कह रहे होती थे। हैं तो कोई इंदिरा गांधी जी होती है, कोई बेनजीर भुट्टो ही होती है, कोई मार्गरेट कैसे नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग She was a yeah, but लेकिन हमारे also OTT very का lucky. वो है, मैं काम करता हूँ, लोग बहुत गलत बातें बोलते हैं कि वो ऐसी है, वो वैसी है। मैंने काम करते हुए देखा एक था, वो रात के 3-3 बजे तक वो लड़की काम करती है। तो कोई भी कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती किसी को, कहना बहुत आसान है, समझिए। वही जितेंद्र का बेटा है, वही जितेंद्र की वो बेटी है। वो एक जज्बा जब तक अंदर ना हो। मंजू जी के जो सीरियल बनाए हैं, जो लोकप्रिय टीवी सीरियल है, अधिकार, खेल खिलौने, एक कहानी और एक कहानी, स्वराज, शो थीम, ध्यानम समझा करो, अमन का पैगाम और चौकीदार, ये इस भूमंडल पर चिरकाल तक बने रहेंगे, इनकी चर्चा होती रहेगी, इन सीरियलों से लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। बताएं सर, एक मेरे ख्याल से शायद ये बात हुई नहीं होगी, पर मेरी, क्योंकि मन पे यही था, मंजू जी से बात हुई थी काफ़ी लंबी इस बारे में कि वो सिनेमा और बच्चों को लेकर बहुत काम कर रही थी, मतलब सिनेमा को वो एजुकेशन में ले जा रही थी। ये उनका मुझे लग रहा है काफ़ी एक्सपेरिमेंटल वर्क था, जो शायद उसको लेकर, हाँ अच्छा आप कर रहे थे, तो उसको लेकर उनकी बहुत सारी, मतलब मेरी लंबी चौड़ी बात हुई थी उनसे, और वो बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्क, मतलब जैसे अब थोड़ी सी बात आई है थिएटर इन एजुकेशन की, जबकि थिएटर हमारे यहाँ बहुत पुराना है, लेकिन मंजू जी फिल्म इन एजुकेशन पे काफ़ी, मतलब, तो ये मैं बात जोड़ना चाह रहा था इस पूरी बातचीत में कि, और उनके जो उस पर जो पूरा प्लानिंग थी, आइडियाज़ थे बहुत ही, मतलब वो 4 पेज के शब्द है हिंदी में, और वो थे, और प्लान उनका, शायद आप ही अब आगे बढ़ाएं उसको, मतलब मैं तो बहुत ही, मतलब ऐसा जब मैंने उसे प्रोडक्शन नहीं करे, हम स्कूल्स में वर्कशॉप्स करते हैं, वहाँ पे छोटे-छोटे फिल्म्स दिखा के वैल्यू एजुकेशन, और 2015 में उनको नवाजा भी गया था उसके लिए, कैसे शिक्षा समिति से जुड़ा गया था। रमेश और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है? जी जी रायन जी, आप आभार आभार के लिए आभार के लिए प्लीज आभार आभार माइक हाथ में होता है ना, तो वैसे अंदर मिलने लग जाते हैं। और मैं तो अकेले में भी बात करता हूँ ना, तो लड़खड़ा जाता हूँ सब लोगों के साथ। ये बात तो गलत लग रही है आपको सुनने। जो आपने अकेले में बात करके लड़खड़ा जाएगा, सब ऐसे अपनी बात ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल देंगे? केशव जी को
बहुत बहुत धन्यवाद कि मंजू जी की स्मृति में यहाँ ये जो कार्यक्रम रखा और आप सब लोग आए, आपके परिवार के साथ पूरी हम लोग साथ में हैं। और केशव जी के लिए ये बोलूँगा कि इनके माध्यम से कई बार बड़े अच्छे अच्छे साहित्य जगत के लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला और कई प्रोग्राम्स किए। और जो हमारा सपोर्ट, मतलब इसको सपोर्ट नहीं, वो नेताओं में बोलते हैं ना, आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, बस वही वाली बात है। आप करते रहिए और जहाँ जहाँ हमारा सहयोग लगता है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आप सबके आने का सजाने का बहुत बहुत इससे अच्छा आभार प्रकट क्या है? अच्छा तो बोला, हो सकता है बोलते हैं, अगली बार माइक लेके बोलिए, फोटो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पिताजी भी आए हुए हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो कुछ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं। बस पहली बार मुझे लग रहा है कि किसी कार्यक्रम में, वैसे तो आए मुंबई बहुत कम है, इनका परिचय ये है कि रविंद्र जैन जी के बचपन के दोस्त थे और उनके साथ समय निकाला है। उनके साथ जो समय इन्होंने निकाला है, उनका हाथ पकड़ करके घूमना, उनको यादें, पापा एक वाकया बहुत अच्छा बताते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस, देखिए आगे बढ़ने की बात हो रही है कि उनके आगे कितनी विषमताएं रही होंगी, कितनी मुश्किलात रही होंगी उनको आगे बढ़ने में, कि एक तो आंखों से उनको नहीं दिखता था और उसके बाद म्यूजिक सीख करके मुंबई जैसी जगह पे आकर के, और जिस वक्त वो मुंबई आए भी थे तो तमाम बड़े हिट म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट के बीच में अपना स्थान बनाना, ये बहुत बड़ा, मतलब उसके लिए कहते हैं ना, गुर्दा चाहिए और बहुत बड़ा जुनून चाहिए। एक वाक्य पापा बताते हैं कि इससे पता चलता है कि उनमें कॉन्फिडेंस कितना था और उनकी सोच कहाँ तक थी जब वो सीखते थे। जब वो म्यूजिक सीखते थे तो एक पोस्टर उठा करके ले आए और लता जी का, तो अपने कमरे में जहाँ वो सीखते थे तो उन्होंने बोला कि पापा को, मतलब रब्बो, रविंद्र जैन जी रब्बो और ये जग्गो, तो ऐसे दोस्त थे, ऐसे नाम भी थे, तो बोले जग्गो देखना एक दिन ये मेरे म्यूजिक पे गाएंगे। तो सब उनको वो, मतलब पापा ने बोला अरे यार कहाँ तुम अलीगढ़ में हो और कहाँ वो स्वर की देवी और कैसे कैसे, लेकिन उन्होंने कर दिया, मतलब ये उनके साथ। तो पापा बहुत उनके साथ बचपन में रहे। एक जो दौर आया जब उनको अपग्रेडेशन के लिए म्यूजिक के वो चले गए और ज़्यादा सीखने के लिए कैलकाटा और गांव की तरफ चले गए। आज ही आए हैं, अशोक जी आ गए, रवि भाई हैं, रवि जैन जी, इनका नाम रविंद्र जैन ही था, रविंद्र जैन जी ने चेंज करवाया कि एक जगह 2 रविंद्र जैन। और इनके भी काम वही है, लिखना, गाना, कंपोजिशन, ये तीनों चीज़ें भी आप अशोक भी आए तो अशोक जी, वैसे तो ये इसलिए भैया को मालूम है, आप थोड़ा चला जाएगा पहले, इसमें लखनऊ लाने जरूरत है, पहले आप। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। गौर साहब कुछ बोलेंगे? आपने बहुत अच्छा, आप कोई पहले आप जैसे कोई बोलना चाहे तो स्वागत है आप सभी का। आइए आप आइए। आप कंटिन्यू कीजिए। चूंकि दादूश्री है नहीं, उनके मित्र बाल सखा हमारे आदरणीय अंकल राजेश जी के पिताश्री को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और दादूश्री के साथ इतनी यादें हैं, लेकिन ये मंजू जी की जो याद उनमें उनके साथ भी थी, मैंने ऐसे सुना। अच्छा माइक थोड़ा नीचे रहे, ठीक है, आवाज को ऊपर रखो, ठीक। और आदरणीय केशव जी ने आज ये स्मृति सभा
सजाई है, उनके नाम पर जिन्होंने अपने काम के दम से अपना नाम किया, जो थी हर जितने भी मतलब कई ऐसे कलाकारों को बनाने में जो थी कि सदा याद रहेंगी श्री मंजू सिंह, ऐसा मुझे जैसा केशव जी ने बताया। और दादू श्री ने बहुत ही अच्छी एक रचना की थी, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, जिनकी चिंता में तू जनता वे ही चिता जलाते हैं, जिनकी चिंता में तू जनता वे ही चिता जलाते हैं, पिंड दान कर पिंड आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, 4 दिनों की प्रेम जगत में 4 दिनों के नाते हैं। ये तो उनकी थी और उनका ही आशीर्वाद आपको राजेश जी ने जैसा बताया था कि स्पॉन्टेनियस कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं उनको याद करता हूँ और उनके लिए क्या कहूँ कि मैं खुश नसीब हूँ, किसी हबीब के करीब हूँ, क्योंकि आज भी वो मेरे आत्मा में बसते हैं, तो मैं उनको इमोर्टल समझता हूँ। कभी गए नहीं हैं, यहीं गई हैं, हमेशा हमारे साथ, हम सब के साथ रहते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। और राजेश जी ने जो आज मुकाम तय किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है और उनके लिए इतना कहना चाहूँगा कि मैं खुश नसीब हूँ, किसी हबीब के करीब हूँ, मेरे दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वो मेरे दरमियाँ हैं। किसी राह में था मैं जर्रे सा पड़ा, किसी राह में था मैं जर्रे सा पड़ा, एक जोहरी की निगाह में हीरे सा गड़ा, अब उसकी ही तहजीब हूँ, किसी हबीब के करीब हूँ। और जब ये सवाल मैंने उनसे किया तो वो जवाब भी मेरे अंदाज में देते हैं कि आ तेरे दर्द को ज़बान दूँ, आ तेरे दर्द को ज़बान दूँ, दुनिया में तुझे एक नई पहचान दूँ, उड़ने को बेताब है पंछी तू भी, संग संग मेरे आसमां, संग संग मेरे आसमां दूँ। और एक मेरी रचना उनको समर्पित करता हूँ मंजी जी को। तन तो मिट्टी का खिलौना, मिटना है अनजान, तन तो मिट्टी का खिलौना, मिटना है अनजान, जब तक सांस में सांस है, ले श्री राम का तन तो तेरा माटी का है, माटी में मिल जाएगा, तन तो तेरा माटी का है, माटी में मिल जाएगा, राम नाम के जपने से भव सागर तू तर जाएगा, राम नाम के जपने से भव सागर तू तर जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, सिया राम जय जय राम। आगे इसकी कहीं और सुनिए। थैंक सो मच, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू केशव जी। आप सभी को नमन। अभी चर्चा कहानियों, कहानी के प्रस्तुतिकरण और मंजू जी के योगदान के बारे में हुई थी। आप जानते हैं कि हम हमेशा, कोई भी व्यक्ति हमेशा साहित्य की ओर जब देखता है तो उसकी नज़रें थोड़ी उन्नत होती हैं, वो ऊपर आँख करके बात करता है, और जब मनोरंजन की बात करता है तो थोड़ी सी उसकी नज़रें नीचे जाती है। अब साहित्य है क्या? साहित्य का भाव समाज के हित के लिए नियोजित जो है वो साहित्य, उर्दू में से अदब कहते हैं यानी शिष्टाचार, और अंग्रेजी में इसके लिए लिटरेचर यानी साक्षरता से जुड़ी हुई चीज।
हमारे यहाँ वांगमय कहा जाता है, जो बड़ा नाम है। वाणी का वाणी यानी सरस्वती, उनका विस्तार। तो ये जो एक लगावट है, ये जो एक लगन है अच्छी चीजों से जुड़ने की, इसकी पूर्ति केवल साहित्य करता है। हाँ, उसकी एक अंतर्धारा मनोरंजन तो है ही, और आज से कहानी नहीं मनुष्य कह रहा, आदिम समय से कह रहा, तरह तरह से कह रहा। पहले शब्दों का सहारा लिया गया, लेकिन आज की विकसित तकनीक में हम दृश्यों के सहारे से अपनी बात करते हैं। ये बहुत आगे का कदम है, और इस कदम को समझना, इस भाषा को समझना, दृश्यों की भाषा को समझना और उसे संप्रेषित करना, ये एक और बड़ा काम। और इस काम को करने के लिए जो पीढ़ी आई है, पिछले अधिक से अधिक 50 साल की इस पीढ़ी में मंजू सिंह जी का नाम आदर से लिया जाना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। क्योंकि एक तो महिला है, और महिला लेखिकाओं, महिला कवित्रियों का नाम लीजिए, कितने कम लोग हैं। हजारों में कहीं उनका प्रतिशत 2-3% बनता है। ऐसे में दृश्यों की भाषा और साहित्यिकता का संवरण करते हुए, उसको रखते हुए, सुरक्षित करते हुए अपनी बात कहना और बड़ी कोशिश है। तो इस रूप में वे वरेण्य हैं, आदरणीय हैं, और अगली पीढ़ी के लिए वे एक मार्ग बनाती हैं। साहित्यिक चीजों से मनोरंजन जगत को जोड़ना ये छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए पीछे से आने वाली परंपरा बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी का काम करती है। हाँ, हमने प्रेमचंद को देखा, हमने तुलसीदास को देखा। ये लोग क्या है? ये हमारी पूरी सनातनता की एक व्याख्या है। तो मंजू सिंह जी का जो योगदान इस सिलसिले में हुआ, जैसे आप लोग याद कर रहे हैं, और मैं केवल अनुमान कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही सार्थक काम घटित किया होगा। कुछ कहानियाँ मेरे सामने से भी गुजरी होंगी, लेकिन कभी मैं इस रूप में उनको नहीं देखता रहा कि इसकी निर्देशित कहानी है। लेकिन ये है कि अगर वो दूरदर्शन से जुड़ा रहा तो दूरदर्शन का एक स्तर रहा है, और दूरदर्शन ने जितने भी समय पूरे देश पर एक तरह से राज किया, अब तो एक हिस्सा मात्र है, तो उस समय उसके बहुत गहरे प्रभाव। शुरू से मैं नाटक देखता रहा हूँ, जब बुनियाद और पुरानी तमाम सीरियल आए जिनमें भारत के साथ घटित होने वाली तमाम घटनाएं दिखाई गई। तो ये जो कहानी है, ये तो हमारे रोजमर्रा का रंग ढंग है, दैनंदिन जीवन से उठाए गए संदर्भ है, और इन संदर्भों को कथा रूप में, दृश्य रूप में, नाट्य रूप में, सिनेमा रूप में, धारावाहिक रूप में जो उन्होंने भूमिका निभाई हो, जैसी निभाई है, वह स्वतः ही प्रणम्य है। मैं अपनी ओर से, साहित्य जगत की ओर से, क्योंकि अब साहित्य का जल्दी कोई नाम नहीं लेता, साहित्यकार जो शब्दों से खेलता है, सबसे कम उसका मूल्यांकन समाज में हो रहा है, जबकि वह आधार पीछिका है। सारा जो सिनेमा जगत है ये शब्दों का ऋणी है, और हम लोग साहित्यकारों के प्रति बहुत अच्छा भाव नहीं रखते। उनको सबसे जैसे नींव की ईंटें हैं, तो नींव की ईंटें दबी रह जाती हैं, और जो कंगूरे होते हैं चमकते रहते हैं। तो साहित्यकारों के प्रति, अच्छे साहित्यकारों के प्रति, सुधी जनों के प्रति अगर हमारी संवेदना जागृत हो गई, तो एक अच्छे साहित्यकार के प्रति या साहित्य के प्रति वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मंजू सिंह जी के माध्यम से हम लोग साहित्य जगत और सिनेमा जगत या दृश्य जगत के बीच एक सेतु को देख रहे हैं, और इस रूप में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। मेरा नाम अशोक मिश्रा है और पेशे से मैं एक हास्य कलाकार हूँ, तो ये मौका ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक की बात करें। हालांकि लोगों का कहना ये है कि गम में भी हंसो, है ना।
हाँ, तो और गम में कौन नहीं डूबा है? गम में दुनिया का हर शख्स खोया है, और जिसे कोई गम नहीं वो कब्र में सोया है। सही लगा जी? तो इसलिए दुनिया का हर इंसान दुखी है, तो दुख में तो रहना ही है। और इवन कॉमेडियन को लोग समझते हैं कि यार ये बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश रहता होगा, शायद इसलिए किसी को हंसा रहा है। जबकि मेरी पर्सनल कहानी है जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, केशव राय जी जानते हैं हेलो कि मेरी जिंदगी की अजब कहानी है, जिसे मैंने चाहा वो बेगानी है। मेरी जिंदगी की अजब कहानी है, जिसे मैंने चाहा वो बेगानी है। यूं तो आपको हंसाने के लिए जिंदा हो यारो, वरना सारी दुनिया को बहा दूं, इतना मेरी आंखों में पानी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस तरह सभी गम में डूबे हैं, लेकिन आज मंजू सिंह जी की बात चल रही है जो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन सचमुच कहा जाता है ना, कुछ ऐसा काम करो कि नहीं रहने के बाद भी लोग याद करें। तो आपको सीरियल याद होगा, अधिकार, एक खिलौना, है ना, और ऐसे अनगिनत सीरियल हम लोग इंदौर में हुआ करते थे। फिर से मैं केशव राय जी को धन्यवाद भी दूंगा, और इनका नाम फिर मेरे जहन में, मेरे दिमाग में आया। इंदौर शहर में था मैं, और 10वीं का स्टूडेंट था। तो ये सब सीरियल आया करते थे दूरदर्शन पे, और उसकी समीक्षा और उसके फोटोग्राफ सीरियल के केशव राय जी मायापुरी में, फिल्मी दुनिया में, ऐसे कई से पत्रिकाओं में छापते थे, और नीचे लिखा रहता था केशव राय। तो वो देखते थे। आज देखिए कि वो सीरियल्स बनाने वाले बीच में हमारे नहीं है, लेकिन उनकी समीक्षा करने वाले, उसके उस चित्र को दुनिया के सामने लाने वाले केशव राय जी को धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी ताली बच सकती है। और ऐसे लोग हमेशा याद किए जाते हैं, किए जाएंगे। तो इससे ज्यादा बातचीत क्या करें, इससे, है ना, कॉमेडियन क्या करेगा। बस यही कहूंगा कि वाकई गम में रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि ये गीत है जिसकी एक लाइन गाऊंगा मैं। और उससे पहले इस लाफिंग कलर के लिए धन्यवाद कि इतना खूबसूरत मंच है, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। ये तारीफ का मौका नहीं है, लेकिन एक ऐसा मंच है कि जब भी केशव जी एक इशारा करते हैं, राजेश जी से बोलते हैं कि कुछ करना था आपके यहाँ, चाह रहा था, तो फटाक से बोलते हैं आइए आपका स्टूडियो है ना। तो धन्यवाद राजेश जी आपको, लाफिंग कलर्स को। इसी पे जीना हमें। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्योंकि कोई एक हजारों में शायद खुश होता है, और कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू केशव जी। धन्यवाद। जिस तरह से नए कलाकारों को मंजू जी ने काम दिया, उसी तरह से एक कहानी और एक कहानी। उस समय कोई लेखक की कहानी का एक पैराग्राफ भी अगर अखबार में छप जाता था तो बड़ा नाम हो जाता था। उस दौर में ऐसा था, अखबार छपते क्या थे, लेकिन हर लेखक साहित्यकार चाहता था कि उसकी कहानी या उसकी कोई बात, गजल वो आ जाए। और मंजू जी ने तो उन लेखकों, नए नए लेखकों को चांस दिया और उनकी कहानियों पर सीरियल बनाया। तो बहुत बड़ी बात है। अभी अमीश त्रिपाठी आज दुनिया में बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, इस समय लंदन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता जो काशी में पहले पौराणिक और धार्मिक कहानियां सुनाते थे, वही उनमें संस्कार मिले और वो उन्होंने इतने अच्छे उपन्यास लिखे जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बहुत सेलेबल है। तो अब
विश्व हिंदी अकादमी और राजेश जी मैंने भी ये तय किया है कि हम पिछले 25 वर्षों से 2 कार्यक्रम तो करते ही हैं। एक हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो इस बार मंजू जी के नाम से हम लेखक को पुरस्कृत करेंगे, ऐसा महसूस। आगे ठीक है, एक कप फोटो वगैरह सब कुछ हो जाए। धन्यवाद आप सभी को।